हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का एक चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का सेकेंड और लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या है। हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसको बेसिक मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में बता दिया है। इसमें मेजरली हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, मेन स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में क्या डिफरेंस होता है इसको समझेंगे। फिर देखेंगे हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में, केमिकल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। फिर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसमें हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि किस तरीके से हम पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे इस लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया फिर से दे देता हूँ। जनरली हम जो है इंडस्ट्रीज़ को दो बेसिस पे जो है एग्रीकल्चर, एक बेसिस पे जिसमें हम इसको क्लासीफाई करते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक इंडस्ट्री जो है क्लासीफाई हो सकती है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जिनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता हो। एग्जाम्पल के लिए कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल कॉटन है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर फील्ड से आता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो मिनरल होता है या मेटल्स होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़, ये सभी जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ही यूनिक पोजीशन होल्ड करता है। एक इसका विशेष स्थान है हमारी अर्थव्यवस्था में। क्यों? क्योंकि जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। जितना हम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा पार्ट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा लोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम जो जो हमारा प्रोडक्शन है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकल करके आता है कपड़े, उसको हम दूसरे देशों को बेच करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, यानी विदेशी मुद्रा कहें तो यूएस डॉलर हम जो है अर्न करते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एकमात्र हमारे लिए, हमारे कंट्री के अंदर एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है, यानी कि आत्मनिर्भर इंडस्ट्री इसको कह सकते हैं, जिसमें जो कंप्लीट वैल्यू चेन है कॉटन से लेकर के, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वहाँ से लेकर के, और जो फाइनल जो प्रोडक्ट है, जो हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉटन है, और जो हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो क्या है, जो शर्ट हम पहन रहे हैं कॉटन का। तो रॉ मटेरियल से लेकर के हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट तक, यहाँ तक पूरे कंप्लीट चेन में है जो है हम सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर हैं। हम किसी भी देश के ऊपर इसको लेकर के डिपेंडेंट नहीं है। ये एक बहुत ही इसकी स्पेसिफिक जो है फैक्ट है इसके बारे में। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। जो टेक्सटाइल बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है इसको आप समझिएगा। पहले सबसे पहले हम कॉटन ग्रो करते हैं। जैसे अगर कॉटन टेक्सटाइल के एग्जांपल लेके चले तो कॉटन ग्रो करते हैं, इसको हम बोलते हैं रॉ फाइबर। ये जो कॉटन है इसको हम बोलेंगे रॉ फाइबर। इस फाइबर को हम फिर जो है, जो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या करते हैं कि इस फाइबर से हम बनाते हैं यार्न, यानी कि धागा। फिर इस धागे से जो है हम बुनाई करते हैं, वीविंग करते हैं, और हम बनाते हैं फैब्रिक। और फिर इस फैब्रिक को जो है अगर डिफरेंट कलर्स हमको देने हैं तो उसमें डाइंग करते हैं, और डाइंग करने के बाद अगर हम चाहें तो उसको उसके बाद से डाइंग करने के बाद जो क्लॉथ पीसेस बनेंगे उसको हम स्टिचिंग करके गारमेंट्स तैयार कर सकते हैं। यानी कि क्या क्या प्रोसेस हुआ, सबसे पहले हमने कॉटन ग्रो किया। ये जो कॉटन है इसको बोल रहे हैं फाइबर। इस फाइबर को हम जो है दूसरा जो प्रोसेस होता है उसमें हम करते हैं स्पिनिंग। इस फाइबर से बनता है धागा, यार्न, और फिर इस यार्न से हम बनाते हैं फैब्रिक।
फिर इस फैब्रिक में जो है हम डाइंग करते हैं, कलर इसको देते हैं और उसके बाद स्टिचिंग करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप याद रखिएगा। इन टर्म्स को भी ध्यान में रखना है आपको। स्पिनिंग में क्या हो रहा है, यार्न बन रहा है, वीविंग करके यानी बुनाई करके हम फैब्रिक बना रहे हैं, फिर कलर कर रहे हैं और स्टिचिंग करके हम फाइनल जो है गारमेंट्स तैयार कर रहे हैं। अगर इस प्रोसेस को आप अच्छे से अगर वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आगे की चीज़ें आपको और क्लियरली समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंशियंट इंडिया में जो है, पुराने समय के भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल था वो बहुत पहले से हमारे कंट्री में लोग बना रहे हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल जो है पहले के समय में हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम से जो है बुनाई होता था, यानी हाथ से या हाथ से चलने वाली जो मशीनें थी जिसको हम हाथ करगा बोलते थे, उस तकनीकी से हम जो है कॉटन टेक्सटाइल जो है तैयार करते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण आया, उसके बाद से पावर लूम्स जो हैं यूज होने लगे, यानी कि मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो मशीन थी वो आ गई। और उसके बाद जो है इससे हुआ क्या कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था, जहाँ पे लोग हाथ से आराम से कपड़े बनाते थे, उसको एक नुकसान पहुँचा। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने कंट्री के अंदर मशीन से बनने वाले कपड़े जो है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक हाथ से कपड़ा बना रहा है, दूसरा व्यक्ति मशीन से कपड़ा बना रहा है, तो जो मशीन से कपड़ा बना रहा है उसको कम मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए उसका जो कॉस्ट होगा वो कम होगा, सस्ता होगा वो। तो होता क्या था जो है कि ब्रिटिशर्स जो है अपने यहाँ से जो मिल में जो बने हुए कपड़े थे उसको लेकर के आते थे, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी, उनका मूल्य भी जो है, उसका जो रेट था वो भी कम होता था। तो हमारे यहाँ के जो कपड़े थे जो हैंडलूम से बने हुए थे, हाथ से बने हुए थे, वो उससे कम्पीट नहीं कर पाते थे। और इससे क्या हुआ कि हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, जो एंशियंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, वो उसको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। शुरुआती दिनों में जब हमारे यहाँ जब इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई कॉटन टेक्सटाइल की, तो ये बेसिकली जो है ये जो बेल्ट है, कॉटन टेक्सटाइल जो बेल्ट है, वो महाराष्ट्र और गुजरात में था। अभी मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉटन ग्रो करने की बात कर रहा हूँ। तो शुरुआती दिनों में जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट था वो कहाँ पे था, महाराष्ट्र और गुजरात। वो ब्लैक सॉइल एरिया है, आपने जियोग्राफी में पढ़ा है इसके बारे में। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रॉ कॉटन आपको मिल रहा है, मार्केट अवेलेबल है। तो खुद जो है महाराष्ट्र और गुजरात का मार्केट, इसके अलावा जो है वहाँ पे सी कोस्ट वाला एरिया है वो, वहाँ पे सी कोस्ट है गुजरात में और महाराष्ट्र में, तो वहाँ से होकर के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने जो हमारे यहाँ जो कपड़े बनते हैं उनको दूसरे दूसरे देशों में। तो मार्केट अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जिसमें कि पोर्ट फैसिलिटीज़ है, लेबर है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, मॉइस्ट क्लाइमेट यानी कि नम जलवायु है, ताकि जो है जो कॉटन से वो जल्दी ड्राई ना हो। और इन सब चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई। तो जो शुरुआती कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी हैं उसे मोस्टली आप देखेंगे कि गुजरात में लगी हैं और महाराष्ट्र में, मुंबई में और अहमदाबाद में बेसिकली अगर कहें तो। अब ये जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसका सीधा सीधा संबंध है एग्रीकल्चर से, क्योंकि जो है इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, इसका रॉ मटेरियल आ रहा है एग्रीकल्चर से। तो ये जो इंडस्ट्री है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये फार्मर्स को जीविका प्रदान करता है, लिविंग प्रदान करता है। कॉटन बॉल प्लकर्स जो हैं, जो कॉटन बॉल को निकालते हैं फील्ड से, उनको जो है लिविंग देता है, उनको आजीविका देता है। जो लोग गिनिंग में, स्पिनिंग में, वीविंग, ये सब टर्म मैंने अभी यूज़ किया था, डाइंग में, डिज़ाइनिंग करने में, पैकेजिंग करने में, टेलरिंग करने में, सीविंग करने में, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जो कॉटन से और जो कपड़ा बनने का जो जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो जितने लोग उसमें इंगेज हैं, हर किसी को जो है एम्प्लॉयमेंट देता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये बहुत सारे अलग तरीके के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, पैकेजिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क, इन सब इंडस्ट्रीज़ को जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट करता है। अब इंडिया में देखेंगे हम जो है, तो जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पिनिंग में क्या होता है, धागा बनता है, यार्न बनता है। तो स्पिनिंग जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में। और भी जगहों पे होता है, लेकिन जो मेजर एरियाज़ हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हैं। और जो बुनाई है, जो वीविंग है, वो बहुत डिसेंट्रलाइज है, वो किसी एक जगह पे नहीं होती है। ये जो है जनरली हमारे कंट्री में एक बहुत ही लंबा एक हिस्ट्री रहा है बुनाई का, कपड़े बनाने का, जो है अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनते रहे हैं। तो इसमें जैसे कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, जरी का काम, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। आपने अगर आप यूपी वगैरह के एरिया को जानते हैं तो वहाँ पे चिकनकारी का काम होता है लखनऊ में। तो ये जो वीविंग का अलग अलग तरीका है, ये इस वजह से जो ट्रेडिशनल स्किल है लोगों का, इसकी वजह से जो है ये डिसेंट्रलाइज है। हमारे यहाँ जो वीविंग का काम है वो डिसेंट्रलाइज है, किसी एक जगह पे या किसी एक स्टेट के अंदर नहीं, बल्कि इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कपड़े की बुनाई होती है। तो स्पिनिंग महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में
ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, जबकि वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज है, अलग अलग पार्ट में होती है इंडिया के। इंडिया में जो स्पिनिंग होती है, जो हम धागे बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, वो वर्ल्ड क्लास का है। वो जो है वर्ल्ड क्लास का है, मतलब हम लोग बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हम लोग धागे बनाते हैं। लेकिन जब वीविंग की बात आती है, जब कपड़े बनने की बात आती है जो है, वहाँ पे हमारी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है। और इस वजह से हम बेहतरीन यार्न, बहुत ही अच्छा यार्न बनाने के बावजूद जो है हम बेहतरीन अच्छे क्वालिटी के जो है कपड़े का जो है पीसेस जो है वो नहीं बना पाते हैं। तो हमारे यहाँ इसका रीज़न क्या है, हमारे यहाँ जो मोस्टली लोग जो है वो हैंडलूम्स पे काम करते हैं, और पावरलूम जो मशीन, जो बेहतरीन जो अच्छी क्वालिटी के जो मशीन आजकल यूज हो रहे हैं कपड़े बनाने में, वो हम बहुत कम यूज करते हैं, हैंडलूम्स ज़्यादा यूज करते हैं। इसलिए जो वीविंग के बाद जो फैब्रिक बनता है उसकी क्वालिटी कम होती है, लेकिन स्पिनिंग करने के बाद जो यार्न बनता है, जो धागा बनता है, उसकी क्वालिटी हमारे कंट्री में अच्छी होती है। हमारे यहाँ खादी भी बनता है, खादी कपड़े, आपने नाम भी सुना होगा, शायद आपने पहना देखा भी होगा। तो जो खादी के कपड़े होते हैं वो हमारे यहाँ जो है लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं वीवर्स को, और यह एक तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू उद्योग के रूप में ये काम करता है। इंडिया मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी क्वालिटी का यार्न बनाता है, धागा बनाता है। तो हम जो है ज़्यादातर धागा जो है जो दूसरे देशों को बेच देते हैं जहाँ पे अच्छी वीविंग होती है। जापान को हम बेचते हैं, इसके अलावा यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो है हम अपना यार्न एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो मैंने आपको बताया, जो जहाँ पे धागे बन रहे हैं वो ग्लोबल लेवल पे तो कंपटीशन कर पाते हैं, लेकिन वीविंग, नेटिंग और जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं है हमारे कंट्री के अंदर। तो एक तरीके से क्या है, एक जो है धागा बन रहा है और दूसरी जगह जो है कपड़े का पीसेस बन रहा है, तो दोनों में एक मिसमैच है। धागा बहुत अच्छे क्वालिटी का बन रहा है, लेकिन जो कपड़े का जो फैब्रिक बन रहा है वो फैब्रिक अच्छे क्वालिटी का नहीं बन रहा है। और इस वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे कंट्री के अंदर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। अगर दोनों अच्छे क्वालिटी का रहा होता तो ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया होता। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे क्वालिटी का धागा बनाते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे देशों को बेच देते हैं, और उसके बाद जो गारमेंट हैं, जो फैब्रिक हैं, जो कपड़े बन रहे हैं फाइनल, उसको हम दूसरे देशों से फिर खरीद लेते हैं। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने जो है अच्छे क्वालिटी का धागा बनाया, फिर दूसरे देशों को भेज दिया, उसी दूसरे देशों ने जो है क्या किया कि उस हमारे अच्छे धागे से अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाए, और फिर उस कपड़े को हम वापस खरीद लेते हैं। तो ये काम होता है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, फिर से आपको यहाँ रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हमने स्पिनिंग, मैंने बताया था ना आपको, स्पिनिंग हम अच्छा करते हैं, यार्न अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को, यार्न को हम दूसरे देश को बेच देते हैं, और फिर दूसरा कंट्री जो है वो इसको अच्छे से बना करके फिर हमारे कंट्री में वापस बेच देता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारी कंट्री के अंदर। अब क्या क्या चैलेंजेस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छे क्वालिटी का कॉटन ग्रो होता है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी कमी होती है, हमको और कॉटन ग्रो करना पड़ेगा। हम अभी भी जो है कॉटन दूसरे देशों से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पावर सप्लाई हम लोगों के यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, इरेटिक है, बहुत रेगुलर पावर सप्लाई नहीं मिल पाता है, अच्छी क्वालिटी का पावर सप्लाई नहीं हो पाता। इस वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता। इसको मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम होती है पावर सप्लाई इरेटिक होने से। मशीनरी जो हमारे यहाँ यूज होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है वीविंग करने में स्पेशली, और इसको और अपग्रेड करना ये एक चैलेंज है हम लोगों के सामने। इसके अलावा जो हमारे यहाँ लेबर है उसका आउटपुट कम है, स्किल्ड लेबर जो है बहुत अच्छे आपको कम मिलेंगे। जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो स्किल्ड लेबर हैं, जो निपुण है कपड़े बनाने में, स्किल्ड हैं, वो उनकी संख्या कम है। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो सस्ते आते हैं, जो प्योर कॉटन के कपड़े होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं। तो एक कंपटीशन है एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर से। अगला है जूट टेक्सटाइल। इंडिया सबसे बड़ा जो है रॉ जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और एक्सपोर्टर एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। इंडिया जो है रॉ जूट का और जूट गुड्स का, जूट के बने हुए सामान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और एक्सपोर्टर के मामले में जो है हम बांग्लादेश के बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट जूट और जूट प्रोडक्ट्स का बांग्लादेश करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हम करते हैं। ज़्यादातर जो मिल्स हैं जूट टेक्सटाइल के वो वेस्ट बंगाल में है, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, अब देखें अगर ये वेस्ट बंगाल का मैप है तो यहाँ पे ये हुगली नदी का ये जो पूरा एरिया है इसके किनारे किनारे जो है आपको जो टेक्सटाइल मिल्स जो है आपको दिखाई देंगे। क्यों यहीं पे है हुगली बेसिन में, क्या रीज़न है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लोकेट होने का,
इसका पहला रीज़न यही है कि जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ ये है, यानी वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता है। दूसरा जो इसका कारण है वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही सस्ता इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है नदियों की वजह से। रेलवे का अच्छा नेटवर्क है, रोडवे का अच्छा नेटवर्क है, वाटरवेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल बहुत ही ईजिली मिल्स तक पहुँच पाता है। वाटर सप्लाई, वाटर बहुत ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में वाटर है, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे पानी मिल जाता है, जिससे रॉ जूट को हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नदी है यहाँ पे, तो नदियों की वजह से जो है रॉ जूट का जो प्रोसेसिंग होता है, जो जूट काटने के बाद जो निकलता है स्टेम, उसको रेसे में जो है बनाने के लिए उसको पानी में डालना पड़ता है, तो उसके लिए जो है वाटर चाहिए हाई अमाउंट में, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा लेबर यहाँ पे बहुत सस्ता मिल जाता है। वेस्ट बंगाल खुद ही जो है लेबर के लिए फेमस है। इसके अलावा जो आसपास के जो स्टेट हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, यूपी, यहाँ से भी लेबर यहाँ पे जूट इंडस्ट्री में काम करने के लिए आते हैं। और कोलकाता यहाँ का एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है, जो इस इंडस्ट्री को, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी ये सब जो है अवेलेबल कराता है। और इस पोर्ट फैसिलिटी की वजह से जो है जूट के बने हुए सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने, इसको समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से इसका कंपटीशन। मैंने आपको कॉटन टेक्सटाइल में के चैलेंज नहीं बताया कि सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे चैलेंज मिल रहा है, और सेम चैलेंज जो है जूट टेक्सटाइल भी फेस करता है सिंथेटिक प्रोडक्ट से। और इसके अलावा जो बाकी देश हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज से भी जो है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे कंट्री की है उसको चैलेंज मिल रहा है। इसके अलावा जो है एक जो अच्छी चीज़ हुई है, ये हुई है कि इंटरनल डिमांड हमारे देश के अंदर जो है जूट प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है धीरे धीरे इस बात को मैंडेटरी करना शुरू कर दिया है कि जो भी पैकेजिंग की जाएगी कंपनीज़ के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का, वो जूट पैकेजिंग होगी। प्लास्टिक पैकेजिंग को जो है धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। तो जूट को जो है थोड़ा सा जो है डिमांड उसका बढ़ रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका डिमांड को और बढ़ाने के लिए, इसको और डिमांड में लाया जाए जूट को, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका जो प्रोडक्ट्स हो वो डाइवर्सिफाई किया जाए। हमारे यहाँ देखेंगे अगर जूट के तो एक आध जो है सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं बहुत ज़्यादा, ये रस्सी बनती है और जो है बैग्स बनते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है जूट के हमारे कंट्री के अंदर नहीं बनते हैं, बल्कि बन सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट्स बन रहा है जूट का, उसको डाइवर्सिफाई करने, उसमें विविधता लाने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे जो है ग्लोबल कंसर्न बढ़ रहा है इन्वायरमेंट को लेकर के, तो जो प्लास्टिक के ऊपर जो समय के साथ जो बैन लगता जा रहा है, तो प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट जो है आने वाले समय में जूट प्रोडक्ट्स ही होंगे। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो पहला सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है हमारे कंट्री के अंदर लगा, वो लगा था मुंबई में 1854 में। जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए यूरोप में, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, जो 1814 से 1818 तक, सॉरी 1914 से 1918 तक हुआ, और दूसरा जो है 1939 टू 1945। तो ये 2 वर्ल्ड वॉर जो हुए, इस दौरान जो है हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स राज किया करते थे। इस दौरान ब्रिटेन में जो क्लॉथ का डिमांड बढ़ने लगा, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए, उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे कंट्री के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, उसको बूस्ट किया। तो ब्रिटिशर्स के समय में कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके डेवलप होने का एक मेन कारण यही था, क्योंकि वहाँ पे कपड़े की डिमांड बढ़ रही थी, और वहाँ की जो इंडस्ट्री थी, यूरोप की जो इंडस्ट्री थी, वो वॉर के लिए इक्विपमेंट, वॉर के लिए कपड़े बनाने में बिजी थी। इस वजह से जो है हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको जो है प्रमोट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। पहली जो जूट मिल बनी थी वो बनी थी कोलकाता के पास 1855 में, रिसरा एक जगह है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में। जब हमारे कंट्री का पार्टीशन हुआ, आपको पता है 1947 में कंट्री का पार्टीशन हुआ, तो उस समय जो है भारत और पाकिस्तान 2 कंट्री बने। तो पाकिस्तान जो था, आज का जो पाकिस्तान है ये तो था ही, साथ ही साथ जो आज का जो बांग्लादेश है ये जो है ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो ज़्यादातर जो एरिया था जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, लगभग 3/4 एरिया, यानी कि लगभग 75% जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो था वो चला गया पाकिस्तान के पास। ईस्ट पाकिस्तान माने आज के जो बांग्लादेश है उस एरिया में चला गया। अगला जो है वो है शुगर इंडस्ट्री। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है शुगर प्रोडक्शन करने के मामले में, मतलब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है जो शुगर प्रोडक्शन कर रहा है। और इसके अलावा गुड़ में और खंडसरी, गुड़ और खंडसरी के मामले में हम पूरे विश्व में पहले नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा गुड़ और खंडसरी हम ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन चीनी के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं। चीनी तो आप लोग जानते ही होंगे, ये गुड़ है, ये खंडसरी है,
इन दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बस यही होता है कि खंडसरी को जो है जब प्रोसेसिंग कर देते हैं थोड़ा केमिकल्स वगैरह मिला करके तो ये थोड़ा सा वाइट बिल्कुल क्रिस्टल दिखाई देने लगता है, और ये खंडसरी है। रॉ मटेरियल जो इसमें यूज होता है शुगर इंडस्ट्री में, क्या होता है, शुगर केन होता है। शुगर केन जो है वो बहुत बल्की होता है, बहुत भारी होता है, वजनी होता है। और जब इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, मतलब इसको जब हम एग्रीकल्चर लैंड से इंडस्ट्री तक लेकर के जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर टाइम लगता है तो सुक्रोज कंटेंट जो होता है, जो उसके अंदर जो रस होता है वो जो है थोड़ा कम हो जाता है, ड्राई हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो मिल्स हैं शुगर इंडस्ट्री वाले वो यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में जो है लोकेटेड है। लगभग 60% शुगर इंडस्ट्री के मिल्स जो है वो यूपी और बिहार में, इन दो स्टेट्स में है। ये सीजनल नेचर का होता है। जब कॉटन का प्रोडक्शन जब शुगर केन का प्रोडक्शन होता है उसके बाद जो है शुगर का जो मिल होता है वो ऑपरेशन में आता है। तो इस वजह से जो है सीजनल नेचर होने के वजह से सबसे बेहतर ये होता है कि इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को जो है इन्वॉल्व किया जाए, यानी कि जो शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो शुगर बना रहे हैं दोनों मिलकर के काम करें और जो बेनिफिट हो आपस में शेयर कर लें। हाल फिलहाल के समय में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं शुगर इंडस्ट्री वो वेस्टर्न स्टेट्स में और सदर्न स्टेट्स में, स्पेशली जो है महाराष्ट्र में लग रही हैं। तो महाराष्ट्र में और साउथ के कुछ स्टेट्स में जो है शुगर इंडस्ट्री लगने का क्या कारण है उसको समझते हैं। पहला तो रीज़न ये है कि जो साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में स्पेशली जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें जो रस निकलता है जिससे चीनी बनती है उसकी मात्रा जो है ज़्यादा होती है। वहाँ का क्लाइमेट अपने यहाँ क्लाइमेट से थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कूलर है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वो सी कोस्ट एरिया है। तो इस वजह से जो क्रशिंग सीज़न है, यानी कि वो समय जब हम गन्ने से रस निकाल सकते हैं, वो जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि उसका सूखने का जो रेट होता है वो कम होता है, मतलब धीरे धीरे सूखता है क्योंकि कूलर क्लाइमेट है। कोऑपरेटिव्स जो है यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं इन स्टेट्स में, इस वजह से शुगर इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो रहा है। क्या क्या चैलेंजेस हैं? पहला चैलेंज तो यही है कि सीजनल नेचर है, यानी कि आपको वर्ष के कुछ समय जो है वो काम मिलेगा, बाकी समय आपके पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए। पहला चैलेंज यही है। दूसरा चैलेंज है कि जो मेथड है हमारे यहाँ शुगर प्रोड्यूस करने का वो बहुत ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड है, थोड़ा सा इसमें और इसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। तीसरा चैलेंज है कि ट्रांसपोर्ट में बहुत डिले होता है। जो शुगर केन का प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने में, जहां जो मिल है शुगर मिल, वहां तक पहुंचाने में जो है बहुत लंबा समय लग जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको जल्दी पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुक्रोज उसमें से यूज किया जा सके। इसके अलावा जो बैगेस होता है, बैगेस का मतलब होता है जो शुगर केन से जब हम रस निकाल लेते हैं तो जो कचरा बचता है लास्ट में उसका थोड़ा सा यूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कचरा जो है फेंका जाता है, उसका भी हम कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो ये भी एक चैलेंज है कि हम उससे क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे। इसमें पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री कहलाता है। क्यों बेसिक इंडस्ट्री इसको बोलते हैं? क्योंकि जो बाकी इंडस्ट्रीज़ है, कोई भी इंडस्ट्री का आप नाम ले लीजिए, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, कोई मीडियम इंडस्ट्री हो, लाइट यानी स्मॉल इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्री को जो है मशीन चाहिए होता है। और मशीन बनता किससे है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री से। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसका जो बेसिक इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही है, क्योंकि यहीं से सब मशीनें बन करके निकलती हैं। स्टील जो है बहुत सारे तरह तरह की चीज़ों को, बहुत अलग अलग तरीके की मशीनों को बनाने में यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस में, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, टेलीफोन में, साइंटिफिक इक्विपमेंट, मतलब वेराइटी ऑफ गुड्स। मतलब आप बस किसी मशीन का या किसी भी फील्ड का नाम लीजिए और उसमें जो मशीनें यूज हो रही हैं उसको बनाने में स्टील का यूज किया जा रहा है आजकल। और किसी भी कंट्री के अंदर जितना ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता है और जितना ज़्यादा उसका कंजम्पशन होता है, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो और जितना कंजम्पशन हो, जितना उसको यूज करते हैं लोग, ये जितना ज़्यादा होगा स्टील का प्रोडक्शन, माना जाएगा कि वो कंट्री का डेवलपमेंट जो है उतना ही ज़्यादा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टील। आयरन और स्टील जो है ये हैवी इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है और जो इसका फिनिश गुड है, मतलब जो आयरन ओर है जो इसका रॉ मटेरियल है और जो फिनिश गुड होगा आयरन स्टील, वो सब जो है हैवी है, बल्कि है, इस वजह से इसको हैवी इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। स्टील बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। रेशियो कितना होता है? 4:2:1।
ठीक है। अगर 4 किलो आयरन ओर है तो 2 किलो कोकिंग कोल चाहिए और 1 किलो लाइमस्टोन चाहिए, और इससे हम स्टील बनाते हैं। और फिर बाद में जो है हमको थोड़ा सा मैंगनीज की ज़रूरत पड़ती है ताकि स्टील को हार्ड किया जा सके। इंडिया पूरे वर्ल्ड में क्रूड स्टील के मामले में, कच्चा स्टील बनाने के मामले में सेकेंड नंबर पे आता है। और स्पंज आयरन जो है वो उसका हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। स्पंज आयरन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो है इंडिया करता है। ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से स्टील बनाया जाता है। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल क्या होगा? आयरन ओर। आयरन ओर को हम लेकर जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, वहाँ पे इसको जो है मेल्ट किया जाता है। फिर उसमें लाइमस्टोन मिलाया जाता है। लाइमस्टोन मिलाने के बाद जो कचरा होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कोक का यूज़ किया जाता है आग जलाने के लिए, जिसमें उसको पिघलाया जाता है। फिर उससे बनता है पिग आयरन। पिग आयरन से फिर स्टील बनता है। स्टील जो है मतलब लिक्विड स्टील, और उस लिक्विड स्टील को जो है फिर बाद में शेप दिया जाता है। उसको रोल करके चादर बनाना है या क्या उसको बनाना है वो बनाते हैं, जो भी बनाना होता है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है, जो इसका मोस्टली रीजन जो है आपको झारखंड में पड़ता है। तो छोटा नागपुर प्लेटू का जो एरिया है, यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। इसका मेन कारण क्या है? इसका पहला कारण है कि यहाँ पे आयरन स्टील जो है लो कॉस्ट में मिल जाता है। ये आयरन ओर का एरिया है। दूसरा जो है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसकी क्वालिटी अच्छी है। तीसरा, यहाँ पे चीप लेबर, झारखंड का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया, मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन सब आसपास के सब स्टेट्स हैं, तो चीप लेबर अवेलेबल है यहाँ पे। और इसके अलावा मार्केट अवेलेबल है। स्पेशली जो है छोटा नागपुर प्लेटू के पास में जो है, जो सबसे नियरेस्ट जो कोस्ट पड़ेगा वो होगा कोलकाता का। तो वहाँ से जो है कोलकाता जो मेजर अर्बन सेंटर है, वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन है। क्या क्या चैलेंजेस हैं? पहला चैलेंज है कि जो कोकिंग कोल हमारे यहाँ अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है, और उसका कॉस्ट जो है, उसका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ लेबर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, स्किल कम है उनके अंदर, और वो कम काम कर पाते हैं ज़्यादा समय लगा करके। इसके अलावा जो पावर सप्लाई है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी, वो इरेगुलर है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत पुअर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें या जो है इलेक्ट्रिसिटी खुद भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काउंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के अंदर। जब लिबरलाइजेशन हुआ है 1991 में, 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। अगर आपको लिबरलाइजेशन का मतलब नहीं पता है तो आप इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। तो लिबरलाइजेशन आने के बाद और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के बाद जो विदेशों से कंपनियां यहाँ पे आने लगी, उसके बाद से जो है ये जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये थोड़ा सा इसको बूस्ट मिला है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है। और प्राइवेट कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके इसमें काम करने लगी हैं। इस इंडस्ट्री में अभी भी ज़रूरत है कि रिसर्च और किया जाए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि जो है हमारे यहाँ का जो स्टील हो वो और कम्पिटिटिव हो सके, और उसको जो है दूसरे देशों में बेचा जा सके, अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सके उसको। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टील प्लांट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है मिनी स्टील प्लांट और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। पहले इंटीग्रेटेड समझ लेते हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट वो प्लांट होता है जो बड़ा है, लार्ज है, और वो सब कुछ करता है। वहाँ पे मतलब आप जो है, मैंने आपको जो एक जगह आपको प्रोसेस बताया था ना कि आयरन ओर से हम जो है आयरन ओर को मेल्ट कर रहे हैं, फिर जो है किस तरीके से हम जो है स्टील बना रहे हैं। तो पूरा काम होता है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स के अंदर सब कुछ होता है। उसमें जो है आयरन रॉ मटेरियल से लेकर के और फाइनल जो है स्टील में बनाने तक, रोलिंग और शेपिंग तक। लेकिन जो मिनी स्टील प्लांट होते हैं ये रॉ मटेरियल यूज नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास छोटे फर्नेस होते हैं जिसमें ये स्टील स्क्रैप को, जो स्टील यहाँ से बन गया है उसका जो कचरा छोटा छोटा पार्टिकल्स निकलता है, उसको ये उस स्क्रैप को यूज करते हैं, स्पॉन्ज आयरन को जो लोग यूज करते हैं, और फिर से ये री रोलिंग का काम करते हैं। मतलब इनको स्टील मिलता है, स्टील को जो है मेल्ट करना और फिर से री रोलिंग करके फिर नया चादर बनाना, ये काम जो है मिनी स्टील प्लांट में होता है। और इंटीग्रेटेड में जो है बड़े लेवल पे काम होता है, रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का काम। अब आते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद जो है ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया के लिए। एल्यूमिनियम की क्वालिटी क्या होती है कि ये लाइट होता है, हल्का होता है, कोरोसन से रेजिस्टेंट इसको होता है, मतलब इसमें जो है वो खरोच वगैरह इस पर नहीं समझ में आता है। हीट का अच्छा कंडक्टर है एल्यूमिनियम, मेलिएबल है, इसको मोड़ा जा सकता है, स्ट्रांग होता है। अगर इसको जो है दूसरे मेटल्स के साथ अगर मिला दिया जाए तो ये बहुत ही स्ट्रांग प्रोडक्ट जो है सामने लेकर के आता है। एल्यूमिनियम का यूज़ जो है एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में, और तार वगैरह बनाने में जो है यूज किया जाता है इसको। और इसको स्टील का, कॉपर का, जिंक का, लीड का, इन सब का जो है सब्स्टिट्यूट माना जाता है कि अगर स्टील नहीं यूज कर रहे हैं तो आप जो है एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम यूज किया जा सकता है। तो इन सब का जो है सब्स्टिट्यूट माना जाता है एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम
जो स्मेल्टिंग प्लांट्स है हमारे कंट्री के अंदर वो बेसिकली उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क से क्वेश्चन में आ सकता है कि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या है। तो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल जो है वो बॉक्साइट है और ये बहुत बल्की होता है, इसका कलर जो है डार्क रेडिश होता है और ये इसको जो है इसमें इसको मेल्ट करके, इसको पिघला करके ही जो है एल्यूमिनियम जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या होता है अभी आगे आपको बताऊंगा मैं। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एस्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, दो चीज़ें क्या क्या, एक हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्या रॉ मटेरियल क्या है, बॉक्साइट, रेगुलर सप्लाई ऑफ बॉक्साइट और इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी वो जो है प्राइम लोकेशन माना जाता है कि यहाँ पे हम जो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ, तो ये है प्रोसेस। रॉ मटेरियल क्या हो गया, बॉक्साइट। बॉक्साइट को जो है हम क्वेरिंग करते हैं, इसको नेचर से निकालते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं, फिर स्मेल्टिंग करके जो है फर्नेस में हम एल्यूमिना निकालते हैं और एल्यूमिना से जो है बाद में बनता है एल्यूमिनियम, जिसमें कुछ और चीज़ें मिला देते हैं। तो अब आते हैं केमिकल इंडस्ट्री पे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है बात करें तो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री, बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है इस इंडस्ट्री का। बहुत डाइवर्सिफाइंग है, बहुत अलग अलग टाइप के केमिकल्स हमारे कंट्री के अंदर बनाए जाते हैं और इसमें जो है लार्ज स्केल पे भी काम होता है, स्मॉल स्केल पे भी काम होता है। और चाहे वो ऑर्गेनिक केमिकल्स हों, आप केमिस्ट्री में ये टर्म्स पढ़ते होंगे, ऑर्गेनिक केमिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिकल हो, दोनों में जो है हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में क्या आता है, इनऑर्गेनिक में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे बनने वाला केमिकल्स क्या है, जैसे फर्टिलाइजर्स है, सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक है, एडहेसिव जैसे फेविकोल वगैरह, पेंट है, डाई है, ये सब जो है सल्फ्यूरिक एसिड वाले हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, एल्केलाइंस, सोडा ऐश, ठीक है, जिसमें जो है साबुन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, कॉस्टिक सोडा, इन सब का जो है प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर, इन केमिकल्स का प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर हो रहा है। ये सब इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक में जो है पेट्रोकेमिकल्स बेसिकली आता है और इससे जो है हम सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में इसका हम यूज करते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट है वो बेसिकली जो है ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास में जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी हो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिकल्स के प्लांट भी दिखाई देंगे। केमिकल इंडस्ट्री जो है वो खुद अपना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इसको ध्यान से समझिएगा। केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, यानी कि जो हम केमिकल्स हम जो बनाते हैं उस केमिकल को ही दूसरी केमिकल इंडस्ट्री जो है खरीद लेती है और फिर उसको प्रोसेस करके कोई दूसरा केमिकल बनाती है जिसको कंज्यूमर यूज कर सकते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री खुद ही अपना सबसे बड़ा कंज्यूमर बन जाती है। अब आते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या होता है, ज़्यादातर जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिसमें बेसिकली यूरिया है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है एनपीके का, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास का। पोटास की अगर बात करें तो हमारे कंट्री के अंदर पोटास जो है नहीं होता है, ये इसका रिजर्व भी नहीं है और ना ही पोटेशियम कंपाउंड का कोई भी फॉर्म जो है हमारे कंट्री के अंदर होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से जो है हम इंपोर्ट करते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है इन फर्टिलाइजर्स का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत अलग अलग एरिया इन कंट्री के अंदर, बहुत अलग अलग पार्ट्स में जो है इसका प्रोडक्शन होने लगा है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये सब जो है मिल करके लगभग आधा मतलब इंडिया के अंदर जितना फर्टिलाइजर्स बनता है उसका आधा फर्टिलाइजर्स जो है यही कंट्री प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सब स्टेट भी जो है फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री को। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट का यूज़ कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने में, बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स, कुछ भी बनाना है, कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो हमको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। इसमें जो है जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, इसका यूज करते हैं। ये सब जो है बहुत ही हैवी और बल्की रॉ मटेरियल हैं, इसका यूज करते हैं सीमेंट बनाने के लिए। कोल, इलेक्ट्रिक पावर और रेल ट्रांसपोर्ट, ये सब ज़रूरत पड़ती है। इसके दौरान हमको सीमेंट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कोल चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए और रेल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ताकि जो है इसको दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सके। गुजरात में जो है बहुत ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप हुई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ से ईजिली जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में सीमेंट जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। कोस्ट के पास में है ये स्टेट, कोस्ट है यहाँ पे, समुद्र किनारा। जो पहला सीमेंट प्लांट इंडिया में डेवलप किया गया वो चेन्नई में 1904 में इस्टेब्लिश किया गया था।
और जैसे जैसे हमारे कंट्री के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री में क्वालिटी इंप्रूव होती गई है, इसका जो मार्केट है वो बढ़ता चला गया है। हमारे यहाँ बना हुआ सीमेंट जो है ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ में जो है ले जाके बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्री से। और प्रोडक्शन के मामले में हो और एक्सपोर्ट के मामले में हो, दोनों मामलों में जो है हमारी कंट्री जो है अच्छा कर रही है। और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगाया जा रहा है कि और भी ज़्यादा जो है अच्छी क्वालिटी का सीमेंट बनाया जा सके और डिमांड जो है अपने कंट्री के अंदर इसका और बढ़े और सप्लाई भी बढ़े। दोनों जो है ज़रूरी है कि डिमांड और सप्लाई दोनों इस कंट्री के अंदर बढ़े, जिससे जो है किसी इंडस्ट्री को सस्टेन किया जा सके और बढ़ाया जा सके आगे। अगला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या बनता है? व्हीकल्स बनते हैं। व्हीकल हमें क्यों ज़रूरी है? क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो सामान हो, दोनों को जो है ईजिली एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। इसमें हम ट्रक बनाते हैं, बस, कार, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर, 10 व्हीलर्स, जो भी मतलब व्हीकल्स बनते हैं वो सब जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट है। जब लिबरलाइजेशन हुआ, अगेन रेफर टू लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, लिबरलाइजेशन जब हुआ उसके बाद जो है इस इंडस्ट्री में बहुत ही हेल्दी ग्रोथ आया है, इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। और ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो दिल्ली, गुड़गांव, जिसको हम आजकल गुरुग्राम अब नया नाम हो गया है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, इन सब जगहों पे जो है ज़्यादा लोकेटेड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। अगली इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे आप वो रेडियो ले लें, टेलीफोन ले लें, मोबाइल, टेलीविज़न, ठीक है, और रडार, कंप्यूटर, सब जो है इसी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। बेंगलुरु जो है एक ऐसा शहर है जो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनते हैं। और इसके अलावा और भी शहर हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बतूर तमिलनाडु में, ये सब वो प्लेसेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं। इसके अलावा जो मेजर जो कंसंट्रेशन है इस इंडस्ट्री का, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, वो है बेंगलुरु में, नोएडा में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। ये मेजर सेंटर्स हैं, बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। और इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस इंडस्ट्री के आने के बाद वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। बहुत ज़्यादा यूथ जो है आज के समय में इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो वो जाके बेंगलोर में काम कर रहे हैं, मुंबई में, नोएडा में, चेन्नई में, तो उसमें मोस्टली लोग जो है जा करके आईटी इंडस्ट्री में ही या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करते हैं। और धीरे धीरे जो है हमारे कंट्री के अंदर चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, आप दोनों के बीच में डिफरेंस जानते होंगे। हार्डवेयर का जैसे एग्जांपल के लिए हम कंप्यूटर लें, आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसमें जो पार्ट्स बने हुए हैं वो सब हार्डवेयर हैं, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं और जो एंड्रॉयड वर्जन उसके अंदर आप यूज़ कर रहे हैं ये सब सॉफ्टवेयर हैं। तो इंडिया जो है दोनों मामलों में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मामलों में जो है बहुत ग्रोथ किया है, और इस वजह से ये इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत सक्सेसफुल हुई है। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत सारे पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, इन सब के लिए जो है इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एक ही करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत अनडिजायरेबल गैसेस आ जाते हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का अमाउंट बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं कि एयर पॉल्यूशन हो गया। और कुछ एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जैसे इसको हम धूल कण कह सकते हैं, छोटे कण होते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स, तो इनकी मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। ये सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक, तो ये जो है बढ़ने से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। स्मोक भी जो है एयर पोल्यूशन का एक कारण है। ये केमिकल्स और पेपर फैक्ट्री जो हैं वहाँ से निकलते हैं, ब्रिक लिंकिंस जो है, जो ईंट बनाने के जो भट्टे हैं वहाँ से निकलते हैं, रिफाइनरीज से, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं वहाँ से, स्मेल्टिंग प्लांट से, और फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, और बहुत छोटे बड़े जितने फैक्ट्रीज हैं लगभग सबसे जो है स्मोक निकलता रहता है, और ये एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। एयर पोल्यूशन जो है ह्यूमन हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, एटमॉस्फेयर, पूरे मतलब सिस्टम को जो है ये अफेक्ट करता है। अगला है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, जब वो डिस्चार्ज कर देते हैं हम ले जाके नदी में, मतलब एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो है कचरा निकला, चला गया, जाके मिल गया कहाँ पे? नदी में, तो क्या हो गया? वाटर पोल्यूशन हो गया।
और इसके जो मेन कल्पिट्स हैं, कोई भी इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए, पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरी, टैनरीज जो चमड़े बनाने की इंडस्ट्री होती है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग, ठीक है। मतलब कोई भी इंडस्ट्री है वो सब के सब इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जो है वो वाटर पोल्यूशन के लिए जो है थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स, ये सब जो है मेजर सॉलिड वेस्ट हैं। ये जो है जा करके सीधे नदी में मिलते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगला है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन कहाँ होता है? ये होता है वाटर में। वाटर पॉल्यूशन सीधे इसको हम कह सकते हैं। होता क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज से जो है जो वेस्ट निकलता है वो गर्म निकलता है, गर्म लिक्विड, ठीक है, गर्म पानी, वो जो है जा करके सीधे जो है कहाँ मिल जाता है? नदी में। उसको इंडस्ट्री वाले जो है जनरली ठंडा नहीं करते हैं। जिनकी फैक्ट्री होती है वो फैक्ट्री से सीधे जो है गर्म जो है वो पानी जो है वो निकलता है इंडस्ट्री से और जा करके नदी के पानी में मिल जाता है ठंडा होने से पहले। अब उससे होता क्या है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो उसके अंदर जो कचरा होता है वो जा करके नदी के पानी में मिल जाता है, फिर नदी के पानी को जो है वो ख़राब कर देता है, उसके टेम्परेचर को राइज कर देता है, बढ़ा देता है। जो वेस्ट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं वो कैंसर का कारण बनते हैं, उसकी वजह से कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होता है, मिस कैरेज होता है, जो बच्चा जो है जन्म लेने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाना या मिस कैरेज हो जाना जो है, बच्चे का गिर जाना जो है पैदा होने से पहले ही, ये सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। किस वजह से? न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे होता है वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सॉलिड सॉइल पोल्यूशन हो और वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड हैं। कैसे? जैसे सॉइल है, सॉइल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास खेती होती है, तो खेत के अंदर जो है हम लोग केमिकल्स डालते हैं। वो केमिकल्स क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो है या बहुत ज़्यादा जब पानी हम खेत में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो पानी के साथ जो है ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और फिर जो ग्राउंड वाटर है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। अगला है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन जो है शोर, नॉइज़ की वजह से ही होता है। ये ऐसा पोल्यूशन है, इसकी वजह से लोग इरिटेट होते हैं, गुस्सा आता है। बहुत ज़्यादा अगर शोर हो रहा है लगातार, अगर आप शोर सुन रहे हैं बहुत हाई डेसिबल का, तो आपके कान खराब हो सकते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो है हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा शोर में रहने से। तो ये सब जो है नुकसान है। और स्ट्रेस, तनाव का बहुत बड़ा कारण है नॉइज़ पोल्यूशन। देखते होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा जब शोर होता है तो लोग उससे गुस्साने लगते हैं जो है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कारण है जो है स्ट्रेस होने का नॉइज़ पोल्यूशन। कहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन होता है? इंडस्ट्री से होता है, मशीनों से होता है, फैक्ट्री इक्विपमेंट से, जनरेटर से, और मतलब जो भी मशीनें वगैरह हैं उन सब से जो है शोर जो है पैदा होता है। कैसे हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? पहला इसका चीज़ है कि हम जो है वाटर का यूज़ जो है वो मिनिमाइज़ करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको रीयूज करें, रिसाइकल करें। 2 या 3 बार उसको हम जो है अलग अलग स्टेजेस में उसको रिसाइकल करें ताकि वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, यूज करने लायक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा का पानी है उसको बचाया जाए और हम उससे बहुत सारी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। जो भी कचरा है, जो ख़राब पानी जो इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको नदी में जाने से पहले ही उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं, उसके बाद उसको नदी में जाने दें। अगर हमको जो है इंडस्ट्री से निकलने वाले जो पानी है, जो कचरा वाले पानी है, गंदे पानी, उसको हमको ट्रीटमेंट करना है तो हमको 3 फेजेस में करना पड़ता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें मैकेनिकल तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। इसमें जो है जो बड़े बड़े जो उसके अंदर जो कचरा निकल रहे हैं उसको बाहर कर दो, जो बड़े कचरे हैं बहुत ज़्यादा उसको छोटा कर दो, ग्राइंड कर दो, ठीक है। और जो फिर बाद में जो ग्राइंड करने के बाद जो कचरे बच रहे हैं उसको सेडिमेंट करो, उसको मतलब नीचे बैठने दो और फिर ऊपर ऊपर पानी को जो है नदी के अंदर जाने दो और कचरे को पानी में न जाने दो। ये होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस से कुछ एल्गीज वगैरह का यूज करके जो है पानी को साफ़ किया जाता है। तीसरा होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। इसमें कुछ बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करके रिसाइकल किया जाता है वाटर को। ये सब आपने शायद बायो में इसके बारे में पढ़ा भी हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है, मतलब जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको लोग जो है बहुत एक्सेसिव तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, स्पेशली जो है एग्रीकल्चर में। मतलब जितना पानी हो सके ग्राउंड वाटर से निकाल लो, उसको यूज कर लो। ये प्रॉब्लम है, इसको हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ज़रूरत है कि इसके ऊपर जो है कानून वगैरह बने और इसको जो है थोड़ा सा लीगली लॉ के थ्रू जो है इसको रेगुलेट किया जाए। जो पार्टिकुलेट्स मैटर हैं, जो धूल कण है, जो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो,
इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के ऊपर चिमनी लगी हुई है, ठीक है, चिमनी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर सीधे यहीं लगा सकते हैं, ताकि जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो धूल कण हो, जो मतलब फैक्ट्री से निकलने वाले जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो इसी के अंदर रह जाएँ, वो बाहर ना निकले, एयर के अंदर जो है मिक्स ना हो। तो ये सब काम हम कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, ये सब हम यूज कर सकते हैं फैक्ट्री के अंदर। स्मोक जो है, जो धुआं है, उसको कम कर सकते हैं। कैसे? हम ऑयल या गैस जो है यूज करें, कोल यूज ना करें, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसका कम यूज करेंगे अगर, तो धुआं भी कम होगा। इसके अलावा जो मशीनें हैं उसमें साइलेंसर्स का यूज किया जा सकता है, ताकि शोर कम मचे, नॉइज पॉल्यूशन ना हो। जितनी मशीनरी है उस सबको जो है फिर से रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंसी से और बिना शोर मचाए काम कर सकें वो। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज किया जा सकता है पर्सनल, जैसे हम लोग खुद ही जो है मन करे तो बहुत शोर हो ही रहा है तो ईयर प्लग लगा लो, ईयरफोन लगा लो, ताकि जो है थोड़ा सा शोर कम सुनाई दे और स्ट्रेस टेंशन सब कम हो। तो ये था कंप्लीट चैप्टर दोस्तों, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट का मैंने लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये सेकेंड पार्ट का वीडियो आप देख रहे हैं। तो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आज के लेक्चर पे बेस्ड हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा, 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।